नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 8 एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस चल रहा है। तो पिछले क्लास में हम इस चैप्टर को शुरू किया था। हमने एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स डिटेल में डिस्कस किए थे। हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखा, अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, हमने ये देखा कि 1960s तक एनवायरमेंटल कंसर्न्स को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। 1960s के बाद जैसे कि 1972 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ बाय द क्लब ऑफ रोम, दैट इज लिमिट्स टू ग्रोथ। इसके बाद लोग एनवायरमेंटल कंसर्न्स को सीरियसली लेने लग गया। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कंडक्ट कराया। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो रियो डे जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था, जिसे अर्थ समिट बोलते हैं। तो इस समिट में क्या क्या बोला गया, ये सब के बारे में हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। तो इधर हम एक नया टर्म सीख रहा है, वो है ग्लोबल कॉमन्स। कॉमन्स का मतलब क्या होता है? कॉमन्स आर दोज रिसोर्सेस विच आर नॉट ऑन्ड बाय एनीवन बट रादर शेयर्ड बाय ए कम्युनिटी। तो ऐसे रिसोर्सेस जिसका कोई ऑनर नहीं है पर एक कम्युनिटी उसे शेयर करता है। अब कॉमन्स मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी कॉमन है, जैसे कि एक कॉमन रूम हो गया, एक कम्युनिटी सेंटर हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, रिवर हो गया। ये सबका कोई ऑनर नहीं है, फिर भी सारे लोग शेयर करते हैं। पर देखिए, इधर हम ग्लोबल कॉमन्स की बात कर रहे हैं। मतलब देखिए, हमारी दुनिया में ऐसे कई सारे एरिया से, रीजन से जिसका कोई ऑनर नहीं है, कोई उसे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री का सोवरेन जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे जो एरिया से, रीजन से, उसे आप ग्लोबल कॉमन्स या फिर रेस कम्युनिस ह्यूमैनिटेटिस बोल सकते हैं। अब ये एक लैटिन टर्म है दोस्तों, बस इधर बताया हुआ है। ग्लोबल कॉमन्स का एक लैटिन इंटरप्रिटेशन, दैट इज रेस कम्युनिस ह्यूमैनिटेटिस। आपसे एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा ग्लोबल कॉमन्स का, तब आपको समझ में आएगा ये ग्लोबल कॉमन्स मतलब क्या होता है। देखिए, दे इंक्लूड अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, ओशियन फ्लोर, आउटर स्पेस एक्सेट्रा। आप समझ गए? देखिए, अर्थ एटमॉस्फेयर जो है, हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें किसी का ओनरशिप नहीं है, कोई उसे क्लेम नहीं कर सकता, सबका है, पूरी दुनिया उसे शेयर करते हैं। तो पूरी दुनिया को आप एक कम्युनिटी मान लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कम्युनिटी जो है, ग्लोबल कम्युनिटी जो है, अर्थ का एटमॉस्फेयर को शेयर करते हैं। अंटार्कटिका जो हो गया, अब अंटार्कटिका के बारे में डिटेल में इधर हम डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको अभी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। अंटार्कटिका जो है, वैसे तो एक कॉन्टिनेंट है। अब अंटार्कटिका का कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब आपको नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो किसी कंट्री का सॉवरेन जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो अंटार्कटिका सबका है भाई। ठीक है, फिर ओशियन फ्लोर जो हो गया, हमारे जो समुद्र है उसका जो फ्लोर है वो भी सबका है। आउटर स्पेस जो हो गया, एटमॉस्फेयर के बाहर जो आउटर स्पेस है, जहां पे हम सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, ठीक है, ये भी ऐसा है, एक ग्लोबल कॉमन है। सो कोऑपरेशन ओवर द ग्लोबल कॉमन्स इज नॉट ईजी। अब देखिए दोस्तों, जितने ग्लोबल कॉमन है ना, या फिर जितने रेस कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटेटिस है, उसके ऊपर कोऑपरेशन करना कोई आसान काम नहीं है। देखिए, ऐसे कोई नेचुरल रिसोर्स जो एक कंट्री का सॉवरेन जुरिस्डिक्शन में आता है, जैसे कि कोई रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, तो उसके ऊपर गवर्न करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो कंट्री जो है अलग अलग लॉस वगैरह एनैक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? पर जब एक ग्लोबल कॉमन के ऊपर गवर्न करना या फिर उसे प्रिजर्व करना, ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल है। सभी का ओपिनियन, इंटरेस्ट, एस्पिरेशन सब देखना पड़ेगा। तो यही बताया जा रहा है दोस्तों, कोऑपरेशन ओवर द ग्लोबल कॉमन्स जो है कोई आसान काम नहीं है। पर देखा जाएगा तो देयर हैव बीन मेनी पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट्स सच एज 1959 Antarctic Treaty, the 1987 Montreal Protocol and 1991 Antarctic Environmental Protocol etc. देखिए, ये सारे जो ट्रीटी एंड प्रोटोकॉल मैं आपको बता रहा हूं ना, अंटार्कटिक ट्रीटी हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल हो गया, ये सब ग्लोबल कॉमन्स के कंजर्वेशन के लिए है या फिर प्रिजर्वेशन के लिए है। ठीक है, ये मेजर प्रॉब्लम अंडरलाइंग ऑल इकोलॉजिकल इश्यूज रिलेट्स टू द डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग कंसेंसस ऑन कॉमन एनवायरमेंटल एजेंडास ऑन द बेसिस ऑफ वीक साइंटिफिक एविडेंस एंड टाइम फ्रेम्स। क्या बताया जा रहा है? मतलब देखिए, जब भी कोई ग्लोबल कॉमन का प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन की बात आते हैं ना, तब सारे कंट्रीज के बीच में एक कंसेंसस लाना पड़ेगा। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेशर्स अडॉप्ट करना है, वो एक कंट्री डिसाइड नहीं कर सकता ना, सारे कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उसे पूछना पड़ेगा। अब एक एक कंट्रीज अपना कुछ साइंटिफिक एविडेंस लेके आएंगे, कुछ टाइम फ्रेम्स लेके आएंगे, है कि नहीं?
वो दूसरे कंट्री को अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेगा ऐसा नहीं, हम ये नहीं वो करेंगे, फिर तीसरा कंट्री बोलेंगे ये दोनों नहीं, हमारे हिसाब से हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो सारे कंट्रीज के बीच में कंसेंसस लाना ही सबसे मुश्किल काम है। इसलिए मैंने बोला कोऑपरेशन ओवर द ग्लोबल कॉमन्स जो है वो कोई आसान काम नहीं है। फिर क्या बताया जा रहा है? In that sense, the discovery of the ozone hole over the Antarctic in the mid-1980s revealed the opportunity as well as dangers inherent in tackling global environmental problems. This is a very important statement. इधर क्या बताया जा रहा है? देखिए मिड 1980s में पता चला कि ओजोन लेयर में होल्स हो रहा है, ठीक है। ओजोन लेयर में अगर होल्स होगा तो क्या होगा, आप सबको पता है दोस्तों, सन का जो अल्ट्रावायलेट रेस है वो डायरेक्टली अर्थ में पहुंचेंगे, हमारे हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, बेसिकली स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है अगर डायरेक्ट एक्सपोजर होगा तो, फिर हमारे जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो सकता है कि नहीं। तो सबको पता चल गया कि ओजोन लेयर में होल्स हो रहा है। होल्स क्यों हो रहा है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से, बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही ओजोन लेयर में होल्स हो रहा है। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इधर एक प्रॉब्लम था, क्या है कि देखिए ओजोन लेयर एक ग्लोबल कॉमन है, ये बात आपको पता है, किसी का नहीं है, हम सबका है, ठीक है। अब ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सबका है, किसी एक या दो कंट्री का नहीं है। अब बात यह है दोस्तों, अंटार्कटिक के ऊपर अगर ओजोन लेयर में होल है तो अल्ट्रावायलेट रेस जो है उस एरिया में सबसे पहले पहुंचेंगे, तो उस एरिया में जितने लोग हैं या फिर जितने कंट्रीज है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा ना। तो जिनको वो इश्यू डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रहा था वो तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगा? जो आइलैंड कंट्रीज है कि नहीं, क्योंकि सी लेवल राइज होगा, आइलैंड कंट्रीज जो है पानी के नीचे आ जाएंगे। अब जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज है या फिर जो हाई ऑल्टीट्यूड कंट्रीज है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, तो उनका इंटरेस्ट कम होगा। तो द सेम इश्यू हैपेंड हियर आल्सो। अब सारे कंट्रीज के बीच में कंसेंसस लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ कंट्रीज डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे थे, कुछ कंट्रीज के ऊपर ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं था, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। सिमिलरली द हिस्ट्री ऑफ आउटर स्पेस एज ए ग्लोबल कॉमन्स शोज दैट द मैनेजमेंट ऑफ दीज एरियाज इज थॉरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज। देखिए इधर क्या बताया जा रहा है, आउटर स्पेस मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है। मैंने आपको बोला आउटर स्पेस भी एक ग्लोबल कॉमन्स है, किसी एक कंट्री का जुरिस्डिक्शन या क्लेम नहीं हो सकता, सबका है, ठीक है। कोई भी अपना स्पेस रॉकेट वगैरह लॉन्च कर सकता है आउटर स्पेस पे, ठीक है। और आपको एक बात पता होगा दोस्तों, आजकल आउटर स्पेस में स्पेस डेब्री भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे सैटेलाइट लॉन्चेस वगैरह हुआ है। सैटेलाइट का जब लाइफ खत्म हो जाता है वो अर्थ को ऑर्बिट करते ही रहते हैं, वो नीचे कभी आते नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ सैटेलाइट्स को उसका लाइफ खत्म होने के बाद मिसाइल फायर करके डिस्ट्रॉय भी करते हैं। अब डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा, फिर वो जो टुकड़े हैं बेसिकली जो डिब्री है वो घूमता रहेगा। तो बेसिकली अभी के हिसाब से आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो स्पेस डिब्री करके, इतने सारे मतलब लाखों डिब्री है अर्थ को जो ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटर स्पेस को मैनेज करना भी एक इश्यू है। अब आउटर स्पेस को मैनेज कौन करेगा, दैट वाज द मेन क्वेश्चन। अब नॉर्थेन कंट्रीज करेगा जो डेवलप्ड कंट्रीज है, या सथेन कंट्रीज भी साथ में करेगा। अब देखिए सथेन कंट्रीज का क्वेश्चन ये था, उन्होंने कभी स्पेस लॉन्च वगैरह किया नहीं है, उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, अब स्पेस मिशंस कैसे करेंगे? अब देखोगे तो जितने स्पेस मिशंस वगैरह है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर के कंट्रीज ने किया, जो डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। अब साउथ के कंट्रीज से कोऑपरेशन क्यों मांग रहा है? तो आउटर स्पेस का मैनेजमेंट भी एक इश्यू बन गया था, इसमें नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी देखने को मिला, समझ। So as with the Earth's atmosphere and the ocean floor, the crucial issue here is technology and industrial development. This is important because the benefits of exploitative activities in outer space are far from being equal either for the present or future generations. देखिए क्या बताया जा रहा है दोस्तों, अगेन ये नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। देखिए आपको पता है दोस्तों, अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया या फिर ओशन फ्लोर हो गया, उसे सबसे ज्यादा एक्सप्लोइट कौन करता है या फिर सबसे ज्यादा एक्सप्लोर कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे होगा उनके पास टेक्नोलॉजी होगा, है कि नहीं? तो वो सबसे ज्यादा इन सब चीजों का फायदा उठाते हैं। अब ये लोग जो ग्लोबल कॉमन्स को एक्सप्लोर जो कर रहा है या फिर एक्सप्लॉइट जो कर रहा है, उसका जो बेनिफिट्स है, क्या ये सबके लिए इक्वल है? इस जनरेशन में या अगले जनरेशन में ये कभी इक्वल नहीं होगा, वो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो इन सबका मैनेजमेंट किसका है, ये एक सवाल उठता है दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा था दोस्तों, जब भी ग्लोबल कॉमन्स की बात आती है ना, तो कॉपरेशन आसान नहीं है, क्योंकि ग्लोबल कॉमन्स को एक्सप्लॉइट करके सबसे ज्यादा बेनिफिट्स ले रहा है वो कंट्रीज जिनके पास पैसे हैं, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो
ग्लोबल कॉमन्स का मैनेजमेंट भी उसी तरह होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आसान भाषा में यह है कि दुनिया में कुछ रीजियंस है, कुछ एरियाज है जो किसी एक का नहीं है, सबका है। ठीक है, अब जिनके पास पैसे हैं, टेक्नोलॉजी है, वो उन एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों अंटार्कटिका। अब आपको पता है दोस्तों, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में अलग अलग कंट्रीज का एक्सपीडिशन प्रोग्राम्स वगैरह चलता है। इंडिया का भी है, आपने वो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये सारे रिसर्च स्टेशन के बारे में सुना होगा। सेम थिंग हैपेंस विथ आउटर स्पेस एंड ओशन फ्लोर ऑल्सो। ये सबको सबसे ज्यादा एक्सप्लोर कौन किया है? वो कंट्रीज जिनके पास पैसे है, टेक्नोलॉजी है। दूसरे जो कंट्रीज है उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो जब ये ग्लोबल कॉमन्स का प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन की बात आती है या फिर मैनेजमेंट की बात आती है, इस पर एक ग्लोबल कंसेंसस लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं। जिन्होंने सबसे ज्यादा बेनिफिट्स लिया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कुछ कंट्रीज को नहीं दे सकता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने का मतलब क्या हो गया? मतलब आपको मैं बोल रहा हूं कि ये गाड़ी आपको संभालना है, पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दिया है कि नहीं? तो अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो उसके ऊपर आपको एक कंट्रोल भी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जब ग्लोबल कॉमन्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल कुछ कंट्रीज को नहीं दे सकता, मतलब केवल इस रीजन से नहीं दे सकता कि वो सबसे ज्यादा उसे यूज कर रहा है। ये तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर आप ग्लोबल साउथ बोल सकते हो, वो कंट्रीज मानेंगे नहीं। तो जब भी ग्लोबल कॉमन्स का मैनेजमेंट की बात आती है ना, ग्लोबल कंसेंसस लाना मुश्किल हो जाता है, कोऑपरेशन मुश्किल हो जाता है। यही इधर बताया जा रहा है दोस्तों। नाउ अंटार्कटिका के बारे में कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स इधर दिया हुआ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंटल रीजन एक्सटेंड्स ओवर 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एंड कंप्रेसेस 26% ऑफ वर्ल्ड्स wilderness area, representing 90% of all terrestrial ice and 70% of planetary fresh water। देखिए सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक तो देखिए कॉन्टिनेंटल रीजन का जो टोटल साइज है वो 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा आपने अंटार्कटिक ओशन के बारे में सुना होगा। एक्चुअली वो सथेन ओशन है, उसे अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं। तो ओशन में भी एक्चुअली अंटार्कटिक रीजन का एक्सटेंशन है। तो अंटार्कटिक का जो कॉन्टिनेंटल रीजन है, उसके अलावा 36 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ ओशन भी है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल रीजन जो है वो 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है एंड इट कंप्रेसेस 26% ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्डरनेस एरिया। अब देखिए वाइल्डरनेस एरिया या फिर विल्डरनेस एरिया मतलब क्या होता है? मतलब देखिए जो एरिया अनइनहैबिटेड है, अनकल्टिवेटेड है, ऐसे एरियाज को आप वाइल्ड एरिया या फिर वाइल्डरनेस एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया में जितने इस तरह के एरिया है, वाइल्डरनेस एरिया है, उसका 26% जो है कहां पे है? अंटार्कटिक रीजन में है एंड इट रिप्रेजेंट्स 90% ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल आइस। टेरेस्ट्रियल मतलब रिलेटिंग टू अर्थ। अर्थ में जितना आइस है उसका 90% जो है आपको अंटार्कटिक रीजन में देखने को मिलेगा और 70% ऑफ प्लैनेटरी फ्रेश वाटर। तो प्लैनेट में जितना फ्रेश वाटर है उसका 70% भी अंटार्कटिक रीजन में है एंड इट हैज ए लिमिटेड टेरेस्ट्रियल लाइफ and a highly productive marine ecosystem comprising a few plants। अब देखिए अंटार्कटिक रीजन में आपको सारे बायोडाइवर्सिटी वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि उधर ठंड बहुत है, एक्सट्रीम कंडीशंस है, पर उधर अडाप्ट हुआ वाला कुछ बायोडाइवर्सिटी है जरूर, जैसे कि few plants like microscopic algae, fungi, lichen etc। कुछ मरीन मैमल्स है, ठीक है, फिश है, हॉर्ड्स ऑफ बर्ड्स है जो हार्श कंडीशंस के लिए अडाप्टेड है। आपने पेंगुइन्स के बारे में सुना होगा, पेंगुइन्स ऑफ अंटार्कटिका करके एक मूवी भी है। आपको एक चीज पता है दोस्तों, देखिए एक है आर्कटिक रीजन जो नॉर्थ पोल में है और एक है अंटार्कटिक रीजन जो साउथ पोल में है। आर्कटिक रीजन में पोलर बेयर है, ठीक है, और अंटार्कटिक रीजन में पेंगुइन है। आपको ये पेंगुइन आर्कटिक रीजन में नहीं देखने को मिलेगा और एक पोलर बेयर अंटार्कटिक रीजन में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज ए फन फैक्ट एक्चुअली। और रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था, एक पोलर बेयर और एम्परर पेंगुइन आपस में मिलने का चांसेस 0 है, क्योंकि एक नॉर्थ पोल में रहते हैं, एक साउथ पोल में रहते हैं। दोनों आपको वाइस वर्सा देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि अंटार्कटिक रीजन में जो इकोसिस्टम है उधर आपको कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स, फिश वगैरह देखने को मिलेगा जो हार्श कंडीशंस के लिए अडाप्टेड है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ठंड कितना है अंटार्कटिका में। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोपिक आल्गे, फंगी, लिचन, मरीन मैमल्स, फिश, कुछ बर्ड्स है, ठीक है, एंड एज वेल एज द क्रिल। क्रिल इज ए टाइप ऑफ फिश,
ठीक है, विच इज सेंट्रल टू मरीन फूड चेन एंड अपॉन विच अदर एनिमल्स आर डिपेंडेंट। ये जो क्रिल फिश है दोस्तों, इट इज सेंट्रल टू मरीन फूड चेन। फूड चेन क्या है आपको पता है। अब क्रिल ऐसा एक फिश है दोस्तों जिसे दूसरे फिश जो है कंज्यूम करते हैं, तो बेसिकली एक मरीन फूड चेन में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है जो क्रिल है, जो अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलेगा। एंड द अंटार्कटिक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग क्लाइमेटिक इक्विलिब्रियम and deep ice cores provide an important source of information about greenhouse gas concentrations and atmospheric temperatures of hundreds and thousands of years ago. Now this is important. क्या लिखा है देखिए, अंटार्कटिका में जो डीप आइस कोर्स है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स ऑफ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। मतलब हजारों साल पुराना ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा डीप आइस कोर्स ऑफ अंटार्कटिका से। कैसे दोस्तों, क्या है ना दोस्तों, ये जो आइस है उसके अंदर क्या है ना, गैस ट्रैप हो जाता है। ठीक है, जब आप आइस को ब्रेक करोगे वो गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो जब तक वो आइस बना रहेगा तब तक वो गैस जो है उसी के अंदर ट्रैप्ड रहेगा। तो अंटार्कटिका में रिसेंटली मैंने एक जर्नल में पढ़ा था, कम से कम 1,23,000 ईयर्स एगो पुराना आइस कोर्स भी है, तो उसके अंदर उतना पुराना गैस भी ट्रैप्ड है। तो बेसिकली आप अंटार्कटिका का डीप आइस कोर एनालाइज करने से आपको बहुत पुराने ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स, ये सब के बारे में आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इधर लिखा है अंटार्कटिक प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग क्लाइमेटिक इक्विलिब्रियम। एक ऐसे दोस्तों देखिए, अंटार्कटिक रीजन जो है ना, बेसिकली जो अंटार्कटिक ओशन है वो हीट को अब्जॉर्ब करता है। बेसिकली जो एक्सेस CO2 है ना, उसे अब्जॉर्ब करने में अंटार्कटिक रीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बेसिकली हमारा अर्थ को कूल डाउन करने का काम भी अंटार्कटिक रीजन करते हैं, इसलिए बोलता है अंटार्कटिक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग क्लाइमेटिक इक्विलिब्रियम ऑल्सो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो ग्लोबल कॉमन्स है उसे प्रोटेक्ट करना कितनी जरूरी है। नाउ कुछ और पॉइंट्स है। हु ऑन्स दिस कोल्डेस्ट, फार्देस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन ग्लोब। तो अंटार्कटिक रीजन को कौन ऑन करता है? आपको पता है दोस्तों, कोई ऑन नहीं करता वैसे देखा जाएगा तो, बिकॉज इट इज ए ग्लोबल कॉमन्स। बट देर आर टू क्लेम्स अबाउट इट। सम कंट्रीज लाइक UK, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड have made legal claims to sovereign rights over Antarctic territory। तो देखिए, आसपास में जितने कंट्रीज है या फिर जिन कंट्रीज के टेरिटरीज अंटार्कटिक ओशन के आसपास है, उन्होंने क्लेम किया है कि अंटार्कटिक टेरिटरी के ऊपर हमारे सॉवरेन राइट्स है। तो कौन कौन से कंट्रीज है? UK हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, नॉर्वे हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, बट most of the other states have taken the opposite view that the Antarctic is part of the global commons and not subject to exclusive jurisdiction of any state। पर बाकी सारे कंट्रीज ने बोला है ऐसा नहीं हो सकता, अंटार्कटिक रीजन एक ग्लोबल कॉमन है, ग्लोबल कॉमन्स है, इसके ऊपर किसी का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, these differences however have not prevented the adoption of innovative and potentially far-reaching rules for the protection of Antarctic environment and its ecosystem। देखिए, वैसे देखा जाएगा तो कंट्रीज के बीच में अंटार्कटिका का ओनरशिप को लेके काफी डिफरेंसेस है, फिर भी देखिए अंटार्कटिक एनवायरनमेंट को एंड अंटार्कटिक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्लोबल कंसेंसस हुआ है, कई सारे ट्रीटीज वगैरह साइन हुआ है। The Antarctic and Arctic polar regions are subjected to special regional rules of environmental protection। तो देखिए, कई सारे special regional rules regarding environmental protection है अंटार्कटिक रीजन एज वेल एज आर्टिक पोलर रीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, 1959 से अगर आप देखोगे, इन दोनों एरियाज को लिमिट किया हुआ है ओनली फॉर साइंटिफिक रिसर्च, फिशिंग एंड टूरिज्म। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, कई सारे कंट्रीज का एक्सपीडिशन प्रोग्राम्स वगैरह चलता है आर्टिक रीजन एंड अंटार्कटिक रीजन में। इसका मतलब ये नहीं है आप जो चाहे वो करोगे, उधर जाके आप ऑयल एक्सप्लोरेशन करोगे, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन करोगे, ये सब नहीं कर सकता। आप क्या कर सकते हैं? साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया जैसे कंट्रीज कर रहा है, फिशिंग कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टूरिज्म के लिए जा सकता है, कोई इश्यू नहीं। इसे छोड़ के और कोई प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए आप अंटार्कटिक यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ग्लोबल कॉमन है या फिर सबका है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। ठीक है, सो अलग अलग रीजनल रूल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के थ्रू अंटार्कटिक रीजन एज वेल एज आर्टिक पोलर रीजन्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। Even these limited activities have not prevented parts of the region from being degraded by waste as a result of oil spills। देखिए,
वैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के नाम पर उधर जो एक्टिविटीज है उसे लिमिट किया हुआ है, केवल साइंटिफिक रिसर्च, फिशिंग एंड टूरिज्म हो सकता है। पर इन 3 एक्टिविटीज से ही अंटार्कटिक रीजन में काफी डिग्रेडेशन ऑलरेडी हुआ है दोस्तों। क्योंकि देखिए जो लोग उधर पहुंचते हैं वो कैसे पहुंचते हैं, वो शिप के थ्रू पहुंचते हैं, क्योंकि उधर एयरपोर्ट तो नहीं है, ठीक है। तो जो शिप है उसमें से ऑयल स्पिल होने का चांसेस है, ऑलरेडी हुआ भी है। तो ऑयल स्पिलेज की वजह से काफी सारे पार्ट्स ऑफ द रीजन डिग्रेड हुआ है दोस्तों। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इवन इफ द अंटार्कटिक रीजन इज लिमिटेड टू साइंटिफिक रिसर्च, फिशिंग एंड टूरिज्म, ये 3 एक्टिविटीज की वजह से भी अंटार्कटिक रीजन डिग्रेड हुआ है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको ग्लोबल कॉमन्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों, ग्लोबल कॉमन्स मतलब क्या है, ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करना कितनी जरूरी है, और ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड कंजर्व करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, और इसके ऊपर कोऑपरेशन करना आसान नहीं है, उसका रीजंस भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूं। अगले क्लास में हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, हैव